together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानो ताकि Guru FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है इनकी ज़बान उर्दू की तरह. आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं इनकी ज़बान उर्दू की तरह. आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है फिल्म पाकीज़ा, हिंदुस्तानी सिनेमा की एक यादगार फिल्म. इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब, जो थिएटर की दुनिया की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं और फ़िलहाल जामिया मिलिया इस्लामिया में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं. सर, आपका बेहद खैर मकदम है प्रोग्राम में. जी, बहुत शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी. पाकीज़ा हिंदुस्तानी सिनेमा की एक बहुत ही यादगार और एक मारूफ फिल्म है. इस फिल्म को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है, या यह फिल्म इतनी अहम क्यों है हमारी तारीख में? देखिए, इस सवाल के जवाब में बहुत लंबी कहानी सुनानी पड़ जाएगी. देखिए, जब भी फहरिस्त बनाई जाती है 10 अहम फिल्मों की, तो ये बड़ा हसीन इत्तेफाक है कि उसमें पाकीज़ा भी आती है. और अगर आज के दौर के लोग पाकीज़ा को देखें तो उनकी समझ में भी नहीं आता कि क्यों ये इतनी अहम थी. तो चूँकि आप देखें, अगर इसे आज, अगर आपने पहले नहीं देखा है, तो शुरू के हिस्से में फ़िल्म काफ़ी देर लगाती है, काफ़ी स्लो है, बहुत पुराने अंदाज़ की फ़िल्म लगती है. और जैसे पुराने ड्रामे होते थे, उस तरह की शुरू में पूरी फ़िज़ा जो है बिल्कुल उस तरह की है. और लेकिन फिर धीरे-धीरे उसके अंदर इस फ़िल्म में कई बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कई थोड़ी-सी स्लो चीज़ें हैं. कुल मिला के एक बहुत अच्छी फ़िल्म मानी जाती है. लेकिन आज के लोग, आज के बच्चे, आज के नौजवान अगर इसे देखें तो वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि इसकी अहमियत की वजह ये क्या है. तो देखिए, इसकी वजह ये है कि ये फ़िल्म 14 साल तक लगातार बनती रही और बहुत से ऐसे हादसे हुए फ़िल्म बनाने वालों के साथ. जैसे कि मिसाल के तौर पे जब फ़िल्म शुरू हुई तो कमाल अमरोही और मीना कुमारी एक खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे थे. लेकिन इस फ़िल्म के बनने के दौरान ही कुछ ऐसे बदकिस्मत वाक़यात रूनुमा हुए जिसमें मीना कुमारी से उनके जो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे उन्होंने बदतमीज़ी की. और बदतमीज़ी चूँकि हद से ज़्यादा बढ़ी हुई थी, इसलिए वो नाराज़ होके फ़िल्म छोड़ के, फ़िल्म क्या, उनका घर छोड़ के, कमाल अमरोही का, वहाँ से चली गई. और उनको शिकायत ये थी कि उनके जो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, जो सेक्रेटरी भी समझे जाते थे, उन्होंने बदतमीज़ी की और कमाल साहब ने उनका पक्ष लिया, उनकी हिमायत की. तो इस तरह के वाक़यात की वजह से तो फ़िल्म बहुत अच्छी बन रही थी.
लेकिन फिर वो नाराज़ हो गई। उसके बाद काफ़ी वक्त गुजर गया, फिर उनकी सेहत ख़राब हो गई, फिर उनको समझाया बुझाया गया, जिसमें नरगिस और सुनील दत्त ने बहुत अहम रोल अदा किया। दोनों पार्टीज़ को उन्होंने समझाया। तो इस बीच में क्या हुआ, जो उसके कैमरा पर्सन थे, जोसेफ वर्शिंग, जो कि जर्मन एक बहुत ही माहिर कैमरा पर्सन थे, उन्होंने महल की भी फोटोग्राफी की थी, जो कि उनकी पहली कामयाब फिल्म है। पाकीज़ा से पहले सबसे कामयाब फिल्म कमाल अमरोही की ये फिल्म थी महल। तो उनका इंतकाल हो गया, और जो इसका म्यूज़िक दे रहे थे गुलाम मोहम्मद साहब, उनका इंतकाल हो गया, और मीना कुमारी बिल्कुल मौत के करीब पहुंच गई। और उनकी चूँकि सेहत बहुत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए शूट करना बहुत मुश्किल था। तो फ़िल्म में एक मसला होता है कंटिन्यूटी का। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैंने ये हरे रंग की शर्ट पहनी है। अगर आप इस शॉट को 14 साल के बाद लें, या तो ये जो शर्ट है आप इसे सँभाल के रख लेंगे, लेकिन इसका रंग उड़ जाएगा, मेरा भी रंग उड़ जाएगा। आज से 14 साल पहले मैं जो था वो आज नहीं हूँ, और 14 साल के बाद अगर आप दोबारा मतलब ये जो गुफ्तगू है आप शूट करेंगे, तो एक हड्डियों का ढांचा जो है दूसरी तरफ नज़र आएगा। तो ये मसले हैं, इस वजह से वो फ़िल्म जो है, जो पुरानी फ़िल्म है, जो उन्हीं ने 1960 से पहले मतलब शूट की, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें मीना कुमारी नौजवान हैं। तो ज़्यादातर इस फ़िल्म के गाने लोगों को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि गानों में मीना कुमारी जो हैं वो नौजवान हैं। और एक गाना है, चलो दिलदार चलो चाँद के पार चलो, जो उन्होंने बीमारी की हालत में रिकॉर्ड किया था। तो उस गाने में उनकी शक्ल नहीं दिखाई जाती है, बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि जो क्लोज़अप है, जब उनकी शक्ल दिखानी होती थी तो मीना कुमारी आ जाती थी कैमरे के सामने, वरना कोई और मतलब होती थी हीरोइन। इसी तरह से जितने भी उसके अंदर रक़्स हैं, तो मीना कुमारी तो बहुत अच्छी डांसर नहीं थी, तो एक दूसरी डांसर का इस्तेमाल किया जाता था। और बाद में जब उनकी सेहत बहुत ख़राब हो गई, तो फिर ज़्यादातर पद्मा खन्ना और दूसरे मतलब जो डांसर्स हैं, उन्होंने इसमें काम किया। तो इसके 60% फ़िल्म बहुत खूबसूरत है, और 40% फ़िल्म जो है वो जोड़-तोड़ के किसी तरह से मुकम्मल की गई, बनाई गई, क्योंकि इस पे करोड़ों रुपए खर्च हो चुके थे, और अब उसे रिलीज़ के लिए पेश किया जाना था। तो इस वजह से ये फ़िल्म बहुत अच्छी फ़िल्म है, क्योंकि इसके कुछ हिस्से बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ हिस्से बहुत अच्छे नहीं हैं, कुछ हिस्से काफ़ी एवरेज हैं। और एक और बात इसके बारे में बतानी ज़रूरी मैं समझता हूँ, कि ये फ़िल्म बनी क्यों? तो कमाल अमरोही इस फ़िल्म को नहीं बनाना चाहते थे, वो अनारकली बनाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने पहली मर्तबा शादी से भी पहले इनको मीना कुमारी से रब्त कायम किया, कि वो चाहते थे कि वो अनारकली का रोल करें। लेकिन हम लोग पहले गुफ्तगू कर चुके हैं मुग़ल आज़म के बारे में, कि मुग़ल आज़म आ गई, और मुग़ल आज़म से पहले फ़िल्मिस्तान की अनारकली आ गई। तो जब फ़िल्मिस्तान की अनारकली आ गई, जिसमें सी रामचंद्र का म्यूज़िक था और बहुत ही अच्छे गाने थे, तो उससे मतलब हम कह सकते हैं कि कमाल अमरोही का अगर दिल टूट नहीं गया तो दिल उचाट ज़रूर हो गया। और फिर उन्होंने एज़ ए डायलॉग राइटर आसिफ साहब की फ़िल्म जॉइन कर ली। तो जो मुग़ल आज़म के 4 लिखने वाले हैं, उसमें वो भी आते हैं, और बहुत से मुकालमे ये लोग मिल के लिखते थे मुग़ल आज़म के मुकालमे। तो लेकिन उनके ज़हन में ये था कि मैं क्योंकि जो अनारकली की फ़िल्म है वो भी एक तवाइफ़ थी, एक कनीज़ थी, और रक़्स और मौसीक़ी का ही काम करती थी दरबार में। तो इनके ज़हन में ये एक इनका ख्वाब था, और जब वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने 1950 के बाद, यानी कि जब ये आ गई अपनी मुग़ल आज़म, तो फिर इन्हीं ने सोचा कि जो नवाबी दौर का मुस्लिम समाज था, लखनऊ और दिल्ली की मुआशरत के इर्द-गिर्द जो घूमने वाली ज़िंदगी थी, तो उसको लेके एक फ़िल्म बनाई जाए जिसमें बहुत अच्छा म्यूज़िक हो, बहुत अच्छी मतलब डांसेस हों बहुत अच्छे,
और ज़बान बहुत खूबसूरत हो। तो एक और अहम बात है कि अगर आप इसका सर्टिफिकेट देखें जो उन्हीं ने दिया है, सेंसर बोर्ड ने, तो इसमें लिखा हुआ है उर्दू, फ़िल्म उर्दू की है। तो इस हिसाब से भी ये एक अहम फ़िल्म है, क्योंकि आम तौर से उर्दू फ़िल्म को जो सर्टिफिकेट के लिए जब पेश किया जाता है तो उसे हिंदी लिख दिया जाता है। तो मौले-ए-आज़म ख़ालिसतन मतलब उर्दू फ़िल्म है, लेकिन उसके सर्टिफिकेट पे किसी ज़माने में हिंदुस्तानी लिख दिया गया था। तो ये फ़िल्म है जो कि उर्दू की फ़िल्म है। तो 1956 के आसपास इसका स्क्रिप्ट तैयार हुआ, उसके बाद बहुत 1-2 साल बहुत मेहनत की गई और जगह ढूँढी गई। लखनऊ में, हैदराबाद में, बनारस में, दिल्ली में, शिमला में मकामात ढूँढे गए और 1957 से बाकायदा इसकी शूटिंग शुरू हो गई। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, इसके बाद झगड़े शुरू हो गए, तसादुम हो गया और कई लोगों का इंतकाल हो गया और आखिर में मीना कुमारी जब राज़ी हुईं, तो मीना कुमारी ने एक शर्त रखी कि आप बाकायदा अखबारों में एक ख़त लिखेंगे और उसमें अपनी दरख्वास्त पेश करेंगे कि मैं ये फ़िल्म मुकम्मल करूँ। तो एक ख़त है जो कि कई मैगज़ीन्स में छप चुका है, जो कमाल अबरूवी ने मीना कुमारी को लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि आपने शर्त रखी है कि जब तक मैं आपको तलाक न दे दूँ, आप पाकीज़ा मुकम्मल नहीं करेंगी। तो मैं आपको रिश्ते अज़दवाज से आज़ाद कर दूँगा। अगर आप पाकीज़ा मुकम्मल करने के लिए रज़ामंद हो तो मुझे बेहद खुशी होगी। और एक और बहुत अच्छा जुमला उन्होंने लिखा कि पाकीज़ा एक डूबती हुई कश्ती है जो तुम्हारी निगहबानी में पार लग जाएगी। अब देखिए लफ्ज़ निगहबानी पे गौर कीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी अदाकारी से पार लग जाएगी, निगहबानी। वजह ये है कि वो उसमें सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही थी, वो उसके सारे कॉस्ट्यूम्स बना रही थीं, उसके जितने ज़ेवरात इस्तेमाल किए गए हैं, जो बहुत खूबसूरत ज़ेवरात हैं, जो हैदराबाद में बनवाए गए थे, ये जयपुर में बनवाए गए थे, वो उनकी निजी देख-रेख में बने थे। जितने कपड़े दूसरे आर्टिस्ट ने पहने हैं, वो भी मीना कुमारी की ही रहनुमाई में बनाए गए थे और उसके अलावा फ़िनांस में भी उन्होंने मदद की थी, एक्टिंग में भी उन्होंने की थी। तो इसलिए आप देखिए ये जुमला देखिए कि पाकीज़ा एक डूबती हुई कश्ती है जो तुम्हारी निगहबानी में पार लग जाए। खैर उनका दिल पसीज गया और वो उस वक़्त मर्ज़ुल मौत में गिरफ्तार थीं। उनका जो जिगर है वो ख़राब हो चुका था, वरम था उसमें बहुत ज़्यादा और उन्हें भी मालूम हो गया था कि वो बहुत दिन ज़िंदा नहीं रहेंगी। लेकिन उन्होंने मरते-मरते इस फ़िल्म को मुकम्मल कर दिया और 1971 तक ये फ़िल्म बन चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ कि ये बांग्लादेश वाली वॉर शुरू हो गई, हिंदुस्तान-पाकिस्तान की जंग शुरू हो गई। अब फ़िल्म तैयार थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि लोग पिक्चर हॉल में देखने नहीं आएँगे, तो इसलिए 1971 में इसे रिलीज़ नहीं कर पाए। 1972 में बिल्कुल वो आखिरी दम था उनका, मीना कुमारी का और तब तक ये हुआ कि फ़िल्म देखने वालों का मिज़ाज बदल चुका था। क्योंकि राजेश खन्ना जो है मंज़र-ए-आम पे आ चुके थे, अमिताभ बच्चन का दौर शुरू हो रहा था। तो लोग इस तरह के मौज़ूआत पे अब फ़िल्म देखने के मूड में नहीं थे। नतीजे में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई और इसे कोई भी देखने नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक उनका इंतकाल हो गया बदकिस्मती से। मैं कह रहा हूँ बदकिस्मती से, कई लोग कहते हैं खुशकिस्मती से, क्योंकि अगर उनका इंतकाल नहीं होता तो ये फ़िल्म फ्लॉप हो जाती और ये एक अज़ीम फ़िल्म शायद फिर ना बन पाती। लेकिन जैसे ही मीना कुमारी का इंतकाल हुआ, तो उनको अवाम बहुत पसंद करते थे हिंदुस्तान के। तो वो सब जो है एक तरह की श्रद्धांजलि के तौर पे, ख़राज अक़ीदत के तौर पे, वो सब के सब टूट पड़े और सब पिक्चर हॉल में आके उनकी आखिरी फ़िल्म देखना चाहते थे। और नतीजे में ये उस साल की बेहतरीन बेहतरीन तो नहीं कहूँगा, कामयाब तरीन फ़िल्म तिजारती एतबार से साबित हुई। लेकिन इसको कोई अवार्ड नहीं दिया गया। और जितने भी उस साल के अवार्ड होते हैं, जो कौमी अवार्ड होते हैं, जो फ़िल्म फेयर के होते हैं, जो दूसरे होते हैं, फ़िल्मी मैगज़ीन चलाते हैं, कोई अवार्ड नहीं दिया गया। हालाँकि इसका म्यूज़िक बहुत खूबसूरत है, इसके रक़्स बहुत खूबसूरत है, कुल मिला के फ़िल्म भी बहुत अच्छी है। लेकिन किसी भी शोबे में इसको कोई अवार्ड नहीं दिया गया। तो प्राण साहब जो कि बहुत मशहूर विलेन थे हिंदुस्तानी फ़िल्मों के, जो इस फ़िल्म में काम भी नहीं कर रहे थे, उनकी एक फ़िल्म आई थी और वो मनोज कुमार की फ़िल्म थी, उसका नाम था बेईमान।
तो बेईमान को सारे अवार्ड दे दिए गए। तो प्राण साहब ने बहुत अच्छे जिंदगी भर डायलॉग बोले, लेकिन उन्होंने एक वहां पे कहा कि ये बेईमानी हो रही, और उन्होंने स्टेज पे खड़े होके कहा कि इस साल का जो बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड हो सकता था वो गुलाम मोहम्मद का होना चाहिए था, जो कि इंतकाल कर चुके हैं, और ये सख्त बेईमानी हो रही है। ये कह के उन्होंने वो अवार्ड जो उन्हें दिया जा रहा था वापस कर दिया। शायद उस फिल्म का म्यूजिक शंकर जयकिशन का था या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, और कहाँ वो म्यूजिक और कहाँ पाकीज़ा का म्यूजिक जो आज तक शाकार है। तो ये इत्तेफाकात हैं, हादसात हैं, और इसके अलावा देखिए और भी कई चीज़ें हैं जो इस फिल्म को एक अजीम फिल्म बनाती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे जैसे कि आसिफ ने एक एक गाने पे एक एक फिल्म का खर्चा किया था, ऐसे ही इस फिल्म में जो गाना है इन्हीं लोगों ने, ले लीना दुपट्टा मेरा, तो इसमें जब रक्स होता है तो पूरा बाजार हुस्न आप देख सकते हैं। तो वो उन्होंने लखनऊ दिखाने की कोशिश की है। लखनऊ कभी इतना खूबसूरत नहीं था जितना उस फिल्म में दिखाया गया है। तो इसे कहा जाता है कि इमेजिनेशन, मुस्लिम इमेजिनेशन, मुसलमानों के तख़य्युल में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। वो हकीकत में उतनी खूबसूरत थी, ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि 1857 से पहले का लखनऊ हम लोगों ने नहीं देखा। तो जितने भी मुसलमान शोरा हैं, अदीब हैं, जितने भी मतलब कलमकार हैं, जितने भी फ़नकार हैं, तो उनको लगता है कि वाजिद अली शाह का जो दौर था वो दुनिया का बेहतरीन दौर था, और हमारी तहज़ीब का बेहतरीन दौर था, हमारी ज़बान का बेहतरीन दौर था। तो शायद कि आसिफ ने वो पैदा करने की कोशिश की। तो आप ये समझिए कि उस ज़माने में 10 लाख रुपए का ये सेट बनाया गया, और अभी हाल में ये जो फ़िल्म आई है हीरा मंडी, तो कहा जाता है कि संजय लीला भंसाली साहब उसी सेट से मुतासिर होके उन्होंने हीरा मंडी बनाना पसंद किया, बनाना शुरू किया, और उसमें भी उससे आगे, उससे ज़्यादा खूबसूरत सेट बनाने का उन्होंने कोशिश की, और उस कोशिश में वो कामयाब भी कहे जाएंगे। हालांकि उनका सेट जो है काफ़ी कॉस्मेटिक लगता है, और आप जब कमाल साहब का सेट देखेंगे, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, उसके बाद एक सीन है जिसमें वो आते हैं अशोक कुमार अपनी साहबजादी को ले जाने के लिए खाला के मकान से, तो वो सीन दिन का है, और जो इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा ये रात का सीन है। तो वो जो सेट था वो उस ज़माने में 10, 12, 15 लाख रुपए खर्च हुए थे, और उस ज़माने में जो कुल खर्चा हुआ था इस फिल्म पे वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का हुआ था। और मैं समझता हूँ को ये उस ज़माने का एक रिकॉर्ड था, और ये सारा का सारा नुकसान में जाने वाला था, लेकिन अचानक जो है, तो इत्तेफाकात हैं जो चीज़ों को अजीम बना देते हैं, शाकार बना देते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मीना कुमारी की इस फिल्म में जो अदाकारी है वो शाकार है, और गुलाम मोहम्मद साहब का जो इसमें मौसीकी है, जो म्यूज़िक है वो शाकार है, और इनका कमाल अमरोही साहब का जो डायरेक्शन है वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन वही मसला है कि ये फिल्म टुकड़ों को जोड़-जोड़ के बनाई गई है, और वो टुकड़े 14 साल का उसमें फ़र्क है। तो इस वजह से फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन कई जगहों पे बहुत ऑकवर्ड भी नज़र आती है। दोस्तों यहाँ लेंगे एक वक्फा, वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। You are listening to इनकी ज़बां उर्दू की तरह, रेडियो मानू 90.0 FM's उर्दू एंड सिनेमा शो। ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
रेडियो मानू 90.0 एफएम। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। एपीजे अब्दुल कलाम। Life is what we make it. Always has been, always will be. Grandma Moses. बड़े से बड़े गनी और बड़े से बड़े फ़कीर के दरमियान हद फासिल एक भूख और साथ की प्यास है। खलील जिब्रान। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to इनकी ज़बां उर्दू की तरह। रेडियो मानू 90.0 FM's उर्दू एंड सिनेमा शो। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब। सर, ज़बान और तहज़ीब के रिश्तों पर इस फिल्म की मदद से किस किस्म की रोशनी पड़ती है? देखिए, ये उर्दू तहज़ीब की फिल्म है और इसके अंदर जो मौसीकी इस्तेमाल हुई है वो किसी ज़माने में जो तवाइफ़ों की महफ़िलें होती थी जहाँ पे नवाबीन जाया करते थे और समझा जाता था कि वो अपने बच्चों को भी वहाँ भेजते थे, क्योंकि आदाब नशिस्त व बर्खास्त वहाँ पे वो लोग सीखते थे। क्योंकि जो उस दौर की तवाइफ़ें थीं वो बहुत पढ़ी लिखी होती थीं और बहुत मुहज़्ज़ब होती थीं, बहुत बासलाहियत होती थीं और क्लासिकल म्यूज़िक वो सीखती थी, कथक की वो मास्टर होती थी और ज़्यादातर जो है शेर व शायरी में इतनी दिलचस्पी लेती थी कि ख़ुद शेर भी कहती थी। तो आपको अगर आप पुरानी किताबें खंगालें तो आपको 100 सवा 100 ऐसी ख़वातीन मिल जाएंगी जो बाकायदा शायरात हैं। उस ज़माने में आम हिंदुस्तानी औरत जो है वो 1000 पर्दों में थी, 7 पर्दों के अंदर थी। वो बुर्का पहनती थी, उसके बाद जब वो डोली में जाती थी तो रास्ते में भी पर्दा बांधा जाता था और डोली जो चलाने वाले कहार होते थे वो भी उधर मुंह करके खड़े हो जाते थे। आप इस पाकीज़ा में भी आप इस तहज़ीब को देख सकते हैं जब वो कहती हैं कहारों से कि कब्रिस्तान पहुंचा दीजिए हमको। तो जब कब्रिस्तान में वो पहुंचती हैं और जब वो उतरती हैं तो दोनों कहार उस तरफ और इस तरफ को मुंह करके खड़े हो जाते हैं ताकि उनके ऊपर नज़र ना पड़े। तो आप सोचिए ये दौर था, इतना ज़्यादा पर्दे गोशे का मतलब जो है शिद्दत थी, लेकिन उसके बावजूद ये जो तवाइफ़ें होती थी ये बहुत लिबरेटेड होती थी। लिबरेटेड का मतलब बहुत एडवांस्ड होती थी, बहुत तालीमी याफ्ता होती थी, बहुत मुहज़्ज़ब और ज़बान का इस्तेमाल निहायत सलीक़े के साथ किया करती थी। और आम ख़वातीन चाहे वो बेगमात हों, चाहे वो नवाबों के महल में रहने वाली हों, वो उतनी सोफिस्टिकेटेड या मुहज़्ज़ब नहीं होती थी। इसलिए जो घर के बुजुर्ग होते थे, बड़े होते थे, अक्सर नवाब साहब खुद बच्चों को भेजते थे। तो आज ये समझा जाता है कि जैसे वहाँ पे कोई गुनाह हो रहा होता था और देखिए बुजुर्ग, कभी बुजुर्ग अपने बच्चों को किसी गुनाह के लिए किसी जगह भेजेंगे। तो जैसे अभी फिल्म स्टार्स हैं हमारे कि जो लोग गाने गाते हैं और फिल्मों में काम करते हैं और नाचते हैं, तो वो तो रोल प्ले करते हैं, वो सचमुच वो ज़िंदगी तो उनकी होती नहीं। तो इसी तरह से ये लोग उस ज़माने के बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होते थे।
तो उनका क्या ज़ौक़ होता था, तो ये फ़िल्म उस पे रोशनी डालती है। आप देखिए कि उसके अंदर जो भी तवाइफ़ें हैं वो कितनी खूबसूरत ज़बान बोल रही हैं और क्या खूबसूरत मुकालमे हैं। पाकीज़ा के पहले सीन में ही जब मीना कुमारी जाती हैं अपने खाला के साथ उस इलाके में, और जहाँ पे उनका नया गुलाबी महल बनाया गया है, तो एक दूसरी तवाइफ़ हैं जिनका मुजरा होने वाला है, यानी कि वो कहीं जा रही हैं जहाँ पे रफ़्स की पेशकश करेंगी। तो मीरा कुमारी से कहती हैं कि हमारा मुजरा है, हमें अपनी किस्मत उधार दे दीजिए। अब देखिए ये कितना खूबसूरत जुमला है कि वो ये नहीं कह रही कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी, वो ये नहीं कह रही है कि तुम्हें बहुत अच्छा गाना आता है, वो ये नहीं कह रही कि तुम्हारा रक़्स बहुत अच्छा है। वो कह रही है कि तुम्हारे अंदर जो-जो सलाहियतें हैं, वो खुदा ने दी हैं, वो तुम्हारी किस्मत है, और क्या मुझे वो उधार मिल सकती है एक दिन के लिए? तो मीना कुमारी जो कि जिनका किरदार दिखाया गया है कि वो एक तवाइफ़ हैं, लेकिन वो अपने काम से नाला हैं। वो ये सब नहीं करना चाहती। वो एक आम इंसान की ज़िंदगी गुज़ारना चाहती। लेकिन एक प्रेशर है उनके ऊपर खाला का और दूसरे लोगों का। तो वो जवाब देती हैं कि ले जाओ और चाहो तो वापस भी मत करना। अब देखिए इन 2 जुमलों को आप डिकंस्ट्रक्ट करके देखिए। यानी वो जो तवाइफ़ हैं जिन्हीं ने कहा कि किस्मत हमारी हमें दे दीजिए उधार, वो समझ रही हैं कि ये बहुत खुशकिस्मत है। ठीक है? लेकिन मीना कुमारी के इस जुमले से पता चलता है कि वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी से और आदात व अतबार से और जो भी उनका पेशा है, उससे खुश नहीं है। वो कह रही है चाहो तो वापस भी मत करना। तो आप देखिए ये है तहज़ीब। और वहाँ पे जब कैमरा पैन करता है तो उसमें आवाज़ें आती हैं, ठुमरी कोई गा रहा है, कोई गज़ल गा रहा है, उसमें मीर की एक गज़ल की हल्की-सी आवाज़ आती है कि देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआँ सा कहाँ से उठता है। ये नहीं मालूम कि उसे कौन गा रहा है। कोई तवाइफ़ है जो इसका रियाज़ कर रही है और बग़ैर साज़ के गा रही है। आप अगली बार जब भी इस फ़िल्म को देखें, तो शुरू के ही मंज़र में आप देखिए, वो इतनी हॉन्टिंग टोन है, उसकी धुन इतनी खूबसूरत है कि बाद में इन्हीं ने अपने मेहदी हसन साहब ने बिल्कुल उसी धुन को कॉपी करके, मतलब वो उनकी धुन नहीं है, वो बेसिकली नौशाद की धुन है जो उन्होंने इसमें इस्तेमाल की है पाकीज़ा में। तो उसी धुन का इस्तेमाल करके बाद में उनकी मास्टरपीस गज़ल है, बहुत पसंद की जाती है मीर की। तो ये देखिए सकाफ़ती अनासिर हैं जो इसको अज़ीम बनाते हैं। इसके अलावा ये है कि इसकी जो एस्थेटिक है, जो इसकी जमालियात है, इसके अंदर जिस तरह के मलबूसात का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर जिस तरह के महलात दिखाए गए हैं, इसके अंदर जिस तरह के मकानात दिखाए गए हैं, इसके अंदर जिस अंदाज़ की सीढ़ियाँ दिखाई गई हैं, जिस तरह का मालो असबाब और सामान दिखाया गया है, यानी हुक्के से लेके और वो कहलाती थी जो डोली होती थी, डोली भी कई तरह की होती थी। जिस तरह की मतलब मलबूसात आम इंसान के दिखाए गए हैं, और बर्तन और शीशे के सामान और झाड़ और फानूस, वो मतलब उसकी क्या कहने हैं उसके। और इसी तरह से इसके अंदर जो अदाकारी की हुई है, राजकुमार ने जिस किस्म की अदाकारी की, बहुत छोटा-सा उनका रोल था। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि एक मुस्लिम शरीफ ज़ादे का रोल बताइए, तो 100 साल की हिंदुस्तान की फ़िल्मों की तारीख़ में इससे खूबसूरत रोल नहीं हो सकता है, जो उन्होंने राजकुमार ने छोटा सा रोल है, 10 या 12 मिनट के लिए वो नज़र आते हैं। लेकिन आप देखिए कि जब वो एक सीन है उसका बहुत इम्पोर्टेंट सीन है, और वो भी देखिए उर्दू तहज़ीब का सीन है कि बारिश हो रही है, उनके चोट लग गई है, वो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और उन्हें सफ़र पे जाना है, ट्रेन चल चुकी है, तो दौड़ के एक डिब्बे में सवार हो जाते हैं। और उस डिब्बे में मीना कुमारी अपनी खाला के साथ जा रही हैं। मीना कुमारी को नहीं मालूम कि वो कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं। खाला मीना कुमारी को उनके बाप से बचा के ले जा रही हैं, क्योंकि बाप को 17 साल के बाद मालूम हुआ है बीवी की मौत के बाद कि उनकी एक बेटी थी। तो अशोक कुमार बाप हैं, वो यंग मीना कुमारी को
यानी मीना कुमारी के 2 रोल हैं, तो मीना कुमारी की बेटी को लेने आते हैं। तो वो कहती हैं इस वक्त ले जाना ठीक नहीं है, दिन में आपकी बेइज्जती हो जाएगी, रात में सबके सामने यहाँ महफिल में, सुबह ले जाइएगा। जब वो सुबह पहुंचते हैं तो वो जा चुकी होती। अब अगला सीन है कि राजकुमार साहब दौड़ते हुए आते हैं, बारिश हो रही है और ट्रेन चल चुकी है, तो एक डिब्बे में सवार हो जाते हैं। उस डिब्बे में उनकी खाला सो रही हैं और उन्होंने पर्दा कर रखा है और चेहरे पे आंचल डाल रखा है, और एक तरफ जो है मीना कुमारी सो रही हैं और इनको बहुत प्यास लगी है, तो वहाँ सुराही है, पानी पीते हैं। और उसके बाद उनकी नज़र पड़ती है तो उनके पैर दिखती है, सिर्फ पैर। और एक एक डायरी होती है जिसपे शेर लिखा होता है कि बदल बदल कर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते। तो इनको लगता है ये बड़ी बाज़ाओ खातून है, तो उनका जो एक पर था वो ले लेते हैं निशानी के तौर पे, और उसमें एक जुमला लिखते हैं। और वो जुमला, वो मुकालमा जो है, वो हिंदुस्तानी फिल्मों की तारीख का सबसे रोमांटिक मुकालमा समझा जाता है। और वो मुकालमा ये है कि आपके पैर देखे बहुत हसीन है, इनको जमीन पर मत मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। अब देखिए, ये कितना सादा सा जुमला है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी कहानी है कि वो तो रक्कासा है, वो तो रक्कासा है, और रक्कासा के पैर खूबसूरत नहीं होंगे क्योंकि सारा फन उनके घुंघरुओं में है, उनके पैरों की थाप में है, जो जिस अंदाज से वो रक्स करती हैं, उनका सारा जो आर्ट है वो उनके पैरों में है। तो उस पैरों में वो लगा हुआ है, लाल रंग का आलता कहलाता है, जो एक रंग होता है, ये लगाया जाता है, दुल्हनों का लगाया जाता है आमतौर से, तो वो लगा हुआ है उनके पैर में। और मेहंदी जैसे लगी होती है वो सब लगा हुआ है, और वो ये लिख के चले जाते हैं। और मीना कुमारी तो नाला थी अपने प्रोफेशन से, तो उन्हें बार बार याद आता है कि एक अजनबी मुझसे ये कह के चला गया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये सुना रहा था कि जिस तरह का उन्हीं ने किरदार पेश किया है राजकुमार का, एक मुस्लिम शरीफ इंसान का, कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, बहुत एम्पावर्ड आदमी हैं, लेकिन एक खातून सो रही हैं तो उनके ऊपर नजर नहीं करते, सिर्फ उन्हीं ने पैर देखे और एक जुमला लिख के और शुक्रिया अदा करके चले गए। दोबारा जब वो नजर आते हैं तो ये इनकी इनकी नाव का एक्सीडेंट हो गया है और हाथियों ने हमला किया था, और इनकी नाव बहते बहते जंगल में वहां पहुंचती है जहां पे उनका टेंट लगा हुआ है राजकुमार का। तो ये बच बचा के वहां पहुंचती हैं, थक चुकी हैं, भीग चुकी हैं, तो उनके कपड़े पहन के उन्हीं के टेंट में सो जाती हैं। और वो आते हैं, जैसे ही देखते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि हमने इनको ट्रेन में देखा। वो फौरन टेंट से बाहर चले जाते हैं, और उसके बाद जो गुफ्तगू होती है वो टेंट की दीवार के एक तरफ वो होती हैं और दूसरी तरफ वो होती हैं। ये है तहजीब, ये है मुस्लिम तहजीब उस दौर की। तो इतनी खूबसूरती के साथ राजकुमार के किरदार से वो आती है कि मुस्लिम शरीफ लोग कैसे हुआ करते थे या कैसे होने चाहिए। तीसरे सीन में वो इनको लेके जाते हैं अपने घर, और जैसे ही घर पे पहुंचते हैं वो जिस तरह से बुजुर्ग ख्वातीन से अदब से पेश आते हैं, जो छोटी बच्चियां हैं उनसे के शफ़क़त से पेश आते हैं, जो घर के बुजुर्ग हैं उनसे बहुत अदब और एहतराम से पेश आते हैं। दूध वाली एक आती है जो उनसे फ्लर्ट करती है, और वो कहती है कि हमें कब कड़े पहनवा रहे हो, कब यानी कि कब शादी कर रहे हो, तो हमें कड़े कब पहनने को मिलेंगे। तो वो कहते हैं कि जब भी शादी करोगी, तुम जब ब्याह कर लो, हम तुम्हें कड़े पहना देंगे। तो अब देखिए, ये बहुत खूबसूरत अंदाज से उन्हीं ने अपना पैगाम नहीं दे दिया, लेकिन आप देखिए कि ज़बान कितनी शिस्ता है, और वो फ्लर्ट कर रही है, और वो उसका जवाब उस तरह से नहीं दे रहे जैसे आज कोई देगा। तो ये सारी उसके अंदर खूबसूरतियां हैं। और जो अशोक कुमार का किरदार है, उनके बाप का किरदार है, उनके बाप जो हैं ऑटोक्रेट हैं, डिक्टेटर हैं, जैसे पुराने मिजाज के लोग होते थे। और 3 जनरेशन्स उस घर की आपको नजर आती है, यानी कि दादा जो हकीम साहब, अशोक कुमार जो अपने बाप से बगावत नहीं कर पाए, उनके भतीजे राजकुमार जो कि दादा को स्टैंड देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीना कुमारी इनकार कर देती। जब वो इनकार कर देती हैं तो फिर वो मजबूर हो जाते हैं और कहीं और शादी करना चाहते हैं। ये उसकी कहानी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज़मत साहब, मुझे लगता है कि मैंने
किसी हद तक तो आपकी बात का जवाब दिया होगा जी। बेहतरीन मालूमात सर। कई ऐसे हक़ाइक़ हैं जो एक तलबा को मालूम होने चाहिए और एक आम आदमी को भी इतने हक़ाइक़ मालूम नहीं हैं। दोस्तों यहाँ रुकते हैं एक वक्फ़े के लिए। वक्फ़े के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आप सुन रहे हैं इनकी ज़बां उर्दू की तरह रेडियो मानू 90.0 एफएम का उर्दू एंड सिनेमा शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 एफएम पर। आइए आज मुलाकात करते हैं मशहूर उर्दू शायर मंजर भोपाली साहब से। मंजर भोपाली साहब का जन्म मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में हुआ। वो जदीद उर्दू शायरी के उन नुमाया शुअरा में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने गज़ल को आवाम के दिलों तक पहुंचाया। उनकी शायरी में मोहब्बत, इंसानी जज्बात, सामाजी मसाइल और जिंदगी के मुख्तलिफ रंग खूबसूरती के साथ नुमाया होते हैं। मंजर भोपाली साहब का अंदाज़ बयान सादा, पुरअसर और दिलनशी है। उनके अशार में जज्बात की सच्चाई और फिक्र की गहराई दोनों मिलती है। इसी वजह से उनका कलाम मुशायरों में बेहद मकबूल है। आइए उनके चंद मकबूल अशार सुनते हैं। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। और एक और खूबसूरत शेर, जुल्फो रुख के साए में जिंदगी गुजारी है, धूप भी हमारी है, छांव भी हमारी है। मंजर भोपाली साहब की शायरी सिर्फ दिल की बात नहीं करती, बल्कि समाज और इंसानी जिंदगी के अहम पहलुओं पर भी रोशनी डालती है। उनका कलाम अदब के शायकीन को सोचने और महसूस करने की दावत देता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अहम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रहे थे अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 एफएम पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं इनकी ज़बां उर्दू की तरह रेडियो मानू 90.0 एफएम का उर्दू एंड सिनेमा शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब। सर, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि रक़्स व मौसीक़ी का इस फिल्म में क्या रोल रहा है? देखिए, अगर इस फिल्म से आप इसके गाने हटा लें और इसके उन गानों पे जो रक़्स है आप उन्हें हटा लें तो इस फिल्म में कुछ भी नहीं। मतलब इसे कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि इसका सारा हुस्न जो है वो इसकी मौसीकी में है। और याद रखने की बात यह है कि ये वो दौर है जब मगरिबी मौसीकी का सैलाब आया हुआ था। यानी शंकर जयकिशन और हमारे क्या नाम है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, ये सारे लोग जो हैं ये मगरबी मौसीकी के जो साज हैं और आलात हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया था हिंदुस्तानी फिल्मों में।
और ये बहुत आसान था कि बाहर की धुनें ले लीजिए। उस ज़माने में इंटरनेट तो था नहीं, टेलीविज़न तो था नहीं, रेडियो पे भी गाने नहीं बजते थे उस ज़माने में, वो मायूब समझे जाते थे गाने। तो ये लोग जो है गैर ममालिक में जाते थे और वहाँ की धुनें सुन लेते थे और यहाँ आके उसकी नकल कर लेते थे। तो उस ज़माने में चंद ही लोगों ने जो हिंदुस्तानी मौसीकी है उसकी शम्मा को जलाए रखा, बल्कि उसकी लौ को ऊंचा किया। इसमें सबसे अहम नाम नौशाद साहब का है। लेकिन जितनी खामोशी के साथ गुलाम मोहम्मद साहब ने यह काम किया है, यानी गुलाम मोहम्मद बहुत जीनियस मौसीकार थे, लेकिन बहुत बदकिस्मत थे। बहुत ज़्यादा उनको काम नहीं मिल पाया, गुरबत में ज़िंदगी गुजार दी। और पाकीज़ा से पहले उनकी जो सबसे ज़बरदस्त हिट फिल्म है वो है गालिब, मिर्ज़ा गालिब। तो आप सबको याद है कि नुक्ता चीं है गमे दिल, जो सुरैया की आवाज़ में है, या है बस के हर एक उनके इशारे में निशां और करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा, और या दिल नादा तुझे हुआ क्या है। ये सारी जो अजीम धुनें हैं, यानी गालिब को घर घर पहुंचाने का काम दरअसल गुलाम मोहम्मद ने शुरू किया था। और अगर मिर्ज़ा गालिब इस वक्त होते तो यकीनन उनके शुक्रगुजार होते। तो वही गुलाम मोहम्मद, उनको ये फिल्म मिली और उन्होंने इसको एक शाकार बना दिया। और हिंदुस्तानी मौसीकी का इतना खूबसूरत इस्तेमाल शायद ही कभी किसी फिल्म में किया गया हो। जितनी भी धुनें हैं, जैसे कि बहुत मशहूर गाना है चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था सरे राह। तो देखिए ये गाना उस वाक़े को की तरफ इशारा करता है जब ट्रेन में उनको राजकुमार मिल जाते हैं और उनसे कहते कहते हैं कि इन पैरों को ज़मीन पर न रखिएगा। तो जितनी बार फिर उसके बाद वो रक़्स करती हैं अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, खाला के प्रेशर में करती हैं, क्योंकि उनका पेशा वही है, उसी से उनका घर चलना है। तो उनको वो याद आता है और रात को 3 बजे एक ट्रेन गुज़रती है। हर रात को 3 बजे उसकी सीटी की आवाज़ आती है और उसमें एक मुकालमा है कि वो जो ट्रेन है वो उनके दिल के अंदर से निकल के कुचलती हुई जिगर को चली जाती। इस तरह का कोई बहुत ही खूबसूरत जुमला है। तो आप इस गाने को भी ध्यान से सुने तो इसमें भी ट्रेन की आवाज़ आती है और वो मुजरा कर रही हैं, यानी कि कोई उनका गाना सुनने आया है तो उसके सामने गा रही हैं। वो बहुत पैसे वाले साहब हैं, तो मुजरे में आमतौर से बहुत से लोग शरीक होते थे, लेकिन उन्होंने सबका पेमेंट कर दिया, तो वो अकेले बैठ के उनका गाना सुन रहे हैं और ये उस वाक़े को याद कर रही हैं और कह रही हैं यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। और देखिए क्या खूबसूरत तर्जियात हैं कि ये उसमें फिर कैमरा जो है वो फानूस की तरफ जाता है और उसमें फिर वो लाइन आती है कि ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते। यहाँ पे सिर्फ चिराग नहीं जल रहे हैं, मैं भी जल रही हूँ, मेरी इज्जत जल रही है, मेरी मेरी नामोस जो है वो ज़ेरे आतिश है। तो आप देखिए कि उसके अंदर इस गाने का एक एक लफ्ज़ एक कहानी बयान करता है। अच्छा, इसी तरह से फिल्म के आखिर में क्लाइमेक्स में एक गाना है और वो ये है कि इन्हीं ने तो शादी से इनकार कर दिया जब राजकुमार ने इनको पैगाम दिया, क्योंकि इन्हें महसूस हुआ कि उनके घर वाले बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं और उनको कबूल नहीं कर पाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा ये पाकीज़ा हैं और उनकी पाकीज़गी पे उन्हें कोई शक व शुबा नहीं था राजकुमार को, लेकिन जो खल्क़ खुदा गायबाना कहती है उससे भी असर पड़ता है। तो वो छोड़ के चली आई और उन्होंने कहा जिस घर में मेरी इज्जत नहीं हो सकती वहाँ पे मैं कैसे रह सकती हूँ। अब उनकी शादी होती है और उस शादी में भी उस ज़माने में होता था कि वो होता था, रक़्स होता था और बुलाया जाता था एंटरटेनमेंट के लिए। तो उसमें ये खुद गई हैं और आमतौर से ये नहीं जाती थी, लेकिन चूंकि राजकुमार के वहाँ से आया है जिनकी शादी हो रही है तो वहाँ जाती हैं। अब उस गाने पे के आप बोल देखिए कि आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीरे नज़र देखेंगे, ज़ख्म जिगर देखेंगे। और उसके बाद कैमरा जो है उनकी तरफ जाता है और फिर उसमें लफ्ज़ हैं कि आप तो आँख मिलाते हुए शर्माते हैं, आप तो दिल के धड़कने से भी डर जाते हैं, फिर भी ये ज़िद है
कि हम ज़ख्म जिगर देखेंगे, तीरे नज़र देखेंगे, ज़ख्म जिगर देखेंगे, आज हम अपनी दुआओं का। तो ये उनका क्लाइमैक्स है, बहुत ज़बरदस्त क्लाइमैक्स है कि वो जो है नीम दीवानगी के आलम में रक़्स करती हैं और फिर वहाँ पे वो फ़ानूस जो है टूट के गिर जाता है, उसके बावजूद वो रक़्स करती रहती हैं और उसके शीशे जो हैं उनके पैरों में चुभ जाते हैं और सारे लोग जो हैं हैरान हैं कि ये क्या हो रहा है। तो उनके बाप, जिन्हें मालूम नहीं है कि उनके बाप हैं, यानी कि शहाबुद्दीन, जो रोल उन्हीं ने किया था अशोक कुमार ने, तो वो आ जाते हैं और वो गलती से वहीं पे खड़े हो जाते हैं जहाँ उनकी बेटी का खून गिरा होता, चादर पे। तो उनकी खाला जो अभी तक तो मुसिर थी कि ये जो है तवाइफ बनेगी और ये घर चलाएगी, लेकिन जब वो देखती हैं अपनी भांजी की दीवानगी देखती हैं और दोनों का प्यार देखती हैं एक दूसरे के लिए, तो फिर उनसे कहती हैं, जैसे उनका बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है कि शाहबुद्दीन आज तुम अपने लहू पे खड़े हो। तो ये हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे क्लाइमैक्स हैं बहुत कम मिलेंगे जिसमें तहजीब, ज़बान, शायरी, अदब, मौसीकी, रक़्स, इन सारी चीज़ों का इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया गया हो। और देखिए कि एक सीन है, कब्रिस्तान में उनकी वालिदा का इंतकाल हो जाता है। जब उनकी मीना कुमारी की जो माँ हैं, जब उनको अशोक कुमार घर लेके जाते हैं तो उनके वालिद जो है कहते हैं, और वो देखिए जुमला कितना अहम है, छोटा सा डायलॉग है कि तुम ये बाजारी गाली हमारे खानदान को नहीं दे सकते। यानी मीना कुमारी क्या है, वो एक बाजारी गाली है। तो जैसे ही वो ये जुमला सुनती हैं, वो अचानक जो है वहाँ से चल देती हैं और फिर दौड़ती जा रही हैं सड़कों पे, रात का वक्त है और एक पालकी वाला मिलता है, पालकी ले जा रहे हैं दो लोग, उसमें बैठ जाती हैं और कहती हैं किसी ऐसे कब्रिस्तान में ले जाओ। यानी वो इंसानों की दुनिया से आजिज़ आ चुकी हैं और इंसानों से उम्मीद उनकी ख़त्म हो चुकी है। अब वो मुर्दों के साथ, कब्रों के साथ रहना चाहती है, क्योंकि वो एक ज़िंदा लाश है, क्योंकि उन्हें उन्हें समाज ने रिजेक्ट कर दिया। वो सब कुछ छोड़ के अशोक कुमार के लिए आई थी, अपना सब कुछ छोड़ के आई थी, लेकिन वो बुज़दिल निकले जब उनके बाप ने निकाल दिया और वो जा रही हैं सड़कों पे अकेली। तो अशोक कुमार पीछे नहीं आए, उन्हें रोकने के लिए नहीं आए। तो ये उनके एक किरदार की एक बहुत बड़ी ख़ामी है। आज के दौर में कोई अजनबी औरत भी अगर इस तरह से रात में अकेली जाए और वो आपकी मंगेतर भी ना हो, तो भी आप कम से कम उसे हिफाजत के साथ कहीं पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चाहे वो आपके साथ ना रहना चाहती हो, चाहे वो आपकी मदद ना चाहती हो, आप छुप के उसकी मदद करेंगे। तो ये उनके किरदार की ख़ामी है जो सामने आती। फिर वो कब्रिस्तान चली जाती, वो क़ब्रों के बीच में रहती हैं। वो कब्रिस्तान काफ़ी खूबसूरत कब्रिस्तान है और कमाल अमरोवी ने सुना है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, 40-50 कब्रिस्तान जगह-जगह जाके देखे थे, जिसमें अपना जो हैदराबाद का मीर आलम वाला कब्रिस्तान है वो भी देखा था उन्होंने और दरगाह यूसुफ़ैन वाला भी देखा था। लेकिन फिर उन्हें औरंगाबाद का कब्रिस्तान पसंद आया, क्योंकि उसमें टीला है, पहाड़ी है, ऊंचा-नीचा है, तो जब आप कैमरा लगाते हैं तो उसके अंदर दरो-दीवार और जो पेड़ हैं वो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। तो फिर वो वहाँ जाती हैं और वहीं उनका इंतकाल हो जाता है। तो ये कहानी है। तो पता नहीं मैंने आपकी बात का जवाब दिया कि नहीं दिया। जी, जी। ये यकीनन सर इस फ़िल्म की रक़्स और मौसीक़ी इंतहाई यादगार और एक मुतासिर कुन है और उस ज़माने की तहज़ीब को यादगार बनाती है और हमारे नई नस्ल को उससे वाक़िफ़ कराती है। सर चलते-चलते मुख़्तसरन ये जानना चाहूँगा कि क्या मीना कुमारी के बगैर ये फ़िल्म मुमकिन थी? यकीनन नहीं मुमकिन थी और इसके हवाले में मैं उस ख़त का वो जुमला फिर से कोट करना चाहूँगा, जिसमें कमाल साहब ने उन्हें लिखा कि पाकीज़ा एक डूबती कश्ती है, जिसे तुम्हारी निगहबानी की ज़रूरत है। तो देखिए, जब इख्तिलाफ़ात हो गए यानी शौहर और बीवी में, मीना कुमारी में और कमाल अमरोवी ने, और वो घर छोड़ के चली गईं, तो यहाँ पे मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ये फ़िल्म चूँकि 14 साल तक बनती रही, तो इसमें जो रोल इन्हीं ने किया है, राजकुमार ने, पहले कमाल कमाल साहब खुद ये रोल करना चाहते थे।
यानी फॉरेस्ट ऑफिसर खुद बनना चाहते थे। उसके बाद धर्मेंद्र को उन्होंने लिया था, उसके बाद धर्मेंद्र भी हटा दिए गए, फिर कुमार को लिया गया। तो इसी तरह से नादरा जो है उनकी खाला का रोल कर रही थी, फिर उन्हें हटा दिया गया। और ये सारी शूट्स हो चुकी थी, 4-4 रीलें। उस जमाने में एक रील बनाने में 20-25 लाख रुपए का खर्चा हो जाता था, जो फिल्म की कॉस्ट आ रही थी। तो कई बार ये फिल्म शूट हुई और सारे किरदार बदल गए सिवाय मीना कुमारी के किरदार को ले। सिर्फ मीना कुमारी का किरदार ऐसा किरदार है जो नहीं बदला गया, क्योंकि कोई और रोल, कोई और अदाकारा ये रोल नहीं कर सकती थी। तो मीना कुमारी के अंदर जज्बात निगारी की जो एक सलाहियत थी और जो इंटेंसिटी थी उनकी एक्टिंग की, और जितनी सच्ची वो अदाकारी करती थी, जितनी डूब के वो अदाकारी करती थी, कि लगता ही नहीं था कि इसमें कोई तसन्नो है या कोई बनावट है या ये वो नहीं है जो बनने की कोशिश कर रही हैं। तो सिर्फ मीना कुमारी का ही किरदार ऐसा है जो 14 साल तक उसके बारे में एक बार भी कमाल साहब के भी जहन में ये नहीं आया, किसी के जहन में नहीं आया कि उसको बदला जा सकता है। और मैंने इससे पहले भी आपसे अर्ज किया कि उन्होंने सिर्फ इसमें अदाकारी नहीं की, इसका जो फिनांस है, इसके अंदर जो खर्चा हुआ है, इसके अंदर जो जेवरात बने हैं, इसके अंदर जो कपड़े इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें भी उनका खून जिगर शामिल है। और इस हमें भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने अपनी शदीद बीमारी के बावजूद इसे मुकम्मल किया। और 14 साल तक आप सोचिए, 14 साल में कम से कम 10 साल तो उन्होंने शूटिंग की होगी। एक औरत जो है 10 साल अपनी ज़िंदगी के देती है किसी फिल्म में, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और आखिरी बात मैं याद दिलाना चाहूँगा आपको कि ये फिल्म फ्लॉप हो रही थी और उन्होंने इसे मर के, जान दे के, सचमुच जिसे हम कहते हैं लिटरली और मेटाफोरिकली, यानी कि हकीकी तौर पर भी, इस्तिआराती तौर पर भी उन्होंने जान दे के मतलब इस फिल्म को अमर बना दिया। तो मर कर अमर बना दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दलीलें दी गई आपके सवाल के जवाब में, शायद ये काबिल कबूल होंगी आप लोग। यकीनन सर, यकीनन ये एक ऐसी फिल्म है, चाहे इसमें के रक्स लें, चाहे इसकी मौसीकी देखें, चाहे इनके नगमे हों या अदाकारी हो, एक से एक बढ़कर बेमिसाल उसमें अदाकारी की गई है। इसमें नगमे इस्तेमाल किए गए, इसमें मौसीकी इस्तेमाल की, जैसा कि आपने कहा, जान देकर इस फिल्म को कामयाब किया गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर इस अहम मालूमात के लिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, इनकी ज़बां उर्दू की तरह के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। आइंदा एक नए उन्वान के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। You were listening to इनकी ज़बां उर्दू की तरह on Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।